हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का लेक्चर केमिस्ट्री का पास पेपर जो 2021 में कंडक्ट हुआ। आज की हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। आज का ये जो पास पेपर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट कर दें आज की डिस्कशन। इससे पहले अगर आप जो है ना फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पेपर की डिस्कशन चाहते हैं तो आप चैनल को विज़िट करें और उसको वॉच करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। द केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय। केमिकल इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर का भी इफ़ेक्ट होता है, प्रेशर का भी इफ़ेक्ट होता है, कंसनट्रेशन भी इसको इफ़ेक्ट करती है, बट कैटलिस्ट जो है ना वो इसको इफ़ेक्ट नहीं करता, बस जस्ट उसके रेट को इंक्रीज़ करता है। So correct option is B. Next question, question number second. कि hydrogen iodide was heated in the seal tube at 400 degree centigrade till the equilibrium reached. Hydrogen iodide was found to be 22% decomposed. 22% हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज हो जाता है। तो उसके बाद जो है ना वो आफ्टर डिकम्पोजिशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड डीकम्पोज होके पार्ट्स बनाता है, हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है और इसके टू जो है ना वो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम इसको बैलेंस करें तो यानी 2 मोल्स हैं, यानी कि टोटल 2 मोल्स इसके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि 22% जो है ना वो डीकम्पोज हो चुका है। तो अगर हम 22% इसका लें 2 मोल्स का, 2 मल्टीप्लाई 22 डिवाइडेड बाई 100, तो इसका आंसर आ जाता है इसका जो आंसर आ जाता है 0.44 जो है ना वो इसके मोल्स आ जाते हैं जो कि डीकम्पोज होके चले गए प्रोडक्ट्स में। इट मीन अगर इसके टोटल जो है ना वो 2 मोल्स 0.44 डीकम्पोज हुए हैं तो हाफ कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स में। तो इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन के पास 0.22 मोल्स हैं, इसी तरह आयोडीन के पास भी क्या हैं 0.22 मोल्स हैं। अब टोटल जो मोल्स थे वो 2 थे और 0.44 डीकम्पोज होके चले गए। जो हमारे पास लेफ्ट मोल्स हैं एट इक्विलिब्रियम, तो 2 में से 0.44 अगर आप माइनस करें तो ये इसकी वैल्यू हो जाती है 1.56, इसकी वैल्यू हो जाती है एट इक्विलिब्रियम पे। तो एट इक्विलिब्रियम पे 1.56 हाइड्रोजन आयोडाइड की मोल्स हैं, हाइड्रोजन के 0.22 हैं, इस तरह आयोडीन के भी 0.22 हैं। तो हम इसकी Kc की फार्मूला अप्लाई करते हैं, Kc दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन, हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन, इसी तरह आयोडीन की कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मोल्स हैं, तो इसकी पावर 2। इस तरह वैल्यूज़ पुट करेंगे 0.22 मल्टीप्लाई 0.22 डिवाइडेड बाय, और ये है इसकी वैल्यू 1.56 का स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका फाइनल आंसर आ जाता है 0.0199। ये है जी इसकी Kc की वैल्यू। तो ये इस तरह की आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इस तरह की। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ नॉट प्रोटोनिक एसिड। कौन सा कंपाउंड जो है वो प्रोटॉन नहीं देता सोल्यूशन में। देखें ये SO2OH, ये है H2SO4 और H2SO4 क्या करता है आयोनाइज होके प्रोटॉन देता है। इसकी अगर आप आयोनाइजेशन करें तो ये बन जाता है HSO4 नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन आयन। इस तरह ये भी प्रोटोनिक एसिड है। इस तरह अगर आप फास्फोरस की बात करें तो ये है H2PO3, दिस इज़ दी H2PO3, ये भी आयोनाइज होता है जो कि HPO3 नेगेटिव और ये दे देता है प्रोटॉन। इसी तरह सल्फ़र की अगर हम बात करें तो ये भी सेम H2SO3 है, ये भी क्या करता है आयोनाइज होके प्रोटॉन देता है सॉल्यूशन में, HSO3 नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन आयन। बट जो है ये जो बोरॉन है इसका जो हाइड्रोक्साइड है, जब इसकी आयोनाइजेशन करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है BOH ट्वाइस, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये साथ क्या देता है हाइड्रोक्सिल आयन देता है, यानी कि ये प्रोटॉन नहीं देता। सो करेक्ट ऑप्शन इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, अ सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड है। हमारे पास एक मोनोबेसिक एसिड है और 100% आयोनाइज हो चुका है। और अगर कोई एसिड 100% आयोनाइज होता है तो इसका मतलब है कि दिस इज़ दी स्ट्रॉन्ग एसिड। और दूसरा कि उसके जो मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, वो है सेंटी नॉर्मल। तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक एसिड है HX जो कि
स्ट्रॉन्ग एसिड है 100% आयोनाइज, जो कि हाइड्रोजन आयन देगा और साथ उसके क्लोराइड आयन ये जो भी होंगे उसके आयन्स देगा। तो अब हम इसकी देखें अगर जिस तरह इनके आयनाइजेशन है और हमारे पास है ये सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन है। इट मीन 10 रेज की पावर बात करें तो 10 रेज की पावर -2 नॉर्मल सोल्यूशन है ये। तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें कि 10 रेज की पावर -2 नॉर्मल सोल्यूशन है और ये 100% आयोनाइज होता है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट में भी उतने ही इसकी मोलैरिटी नॉर्मेलिटी जाएगी। ये भी 10 रेज की पावर -2, ये भी 10 रेज की पावर -2, लेकिन हमने पीएच फाइंड आउट करनी है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हो गई 10 रेज की पावर -2। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है पीएच दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन गिवन है, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है 10 रेज की पावर -2। इसको सॉल्व करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो आता है 2। सो इसकी जो पीएच है वो 2 है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। The pH solution is made by mixing 50 ml of 0.01 मोलर सोल्यूशन है और उसकी 50 ml है उसकी वॉल्यूम है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है। उसको आप मिक्स करते हैं 50 ml वाटर में, तो उसकी pH क्या आती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट विल बी द pH। यहाँ pH फाइंड आउट हमने करनी है। इसके लिए एक बहुत सिंपल है, सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं कि बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH ट्वाइस ये कन्वर्ट होता है बेरियम आयन में एंड और उसके साथ साथ हाइड्रोक्सल आयन में ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड के जो है ना मिली मोल्स कैलकुलेट करें तो मिली मोल्स कितने हैं इसके 0.01 मोलर है, 0.01 मोलर है और इसके अलावा इसका जो वॉल्यूम है वो 50 ml में है। तो इसकी जो मोल्स आते हैं 0.01 कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी है, वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ मोल जो हम कैलकुलेट करते हैं वो होते हैं 0.5 मोल जो हैं ये हमारे पास आते हैं। इसी तरह जब इस सोल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं 50 ml वाटर में तो इसका टोटल वॉल्यूम हो जाता है टोटल वॉल्यूम इसका हो जाता है 100 ml। तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ 100 ml। इस तरह हम कंसंट्रेशन अगर कैलकुलेट करें BaOH ट्वाइस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करें, इसका टोटल वॉल्यूम पे हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो 0.5 मोल डिवाइडेड बाय 100, तो इसके हो जाते हैं 0.005 मोल्स जो है ना वो मोलर जो है ना कंसंट्रेशन बनेगी बेरियम हाइड्रोक्साइड की एट इक्विलिब्रियम पे। तो अब हम इसकी इक्वेशन जिस तरह हमारी बनी हुई है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इट मीन कि 0.005 जो है इसकी मोलर सॉल्यूशन जो है ये हमें देगा 0.005 मोलर बेरियम के और इसी तरह 0.05 मोलर OH के, लेकिन इसके 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.005। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.01 जो है इसकी मोलर इसकी वैल्यू आ जाती है। तो यही 0.01 मोलर किसकी हो गई, हाइड्रोक्साइड आयन की क्या है, दिस इज़ दी कंसंट्रेशन। और अब आप इसे क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसकी POH फाइंड आउट करेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आयन। इस तरह POH फाइंड आउट करेंगे। जब हम इसकी pH फाइंड आउट करें तो इसकी वैल्यू आएगी 2, कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसको, बहुत सिंपल है। और pH फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है 14 माइनस POH, तो इसकी pH आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन है 12 pH। सो करेक्ट ऑप्शन इज C। तो ये है इसकी कंप्लीट कैलकुलेशन। नेक्स्ट है 6th MCQ, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड डिपेंड्स ऑन। ये सॉलिड की सरफेस पे जो गैस एड्जॉर्ब होती है वो उस किस पे डिपेंड करती है। देखें वो नेचर पे भी डिपेंड करती है कि जो नेचर मीन कैसे, जो इजीली लिक्विफाइड गैसेस होती हैं वो जल्दी एड्जॉर्ब हो जाती हैं। इस तरह टेम्परेचर का अगर हम फैक्टर देखें, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा एड्जॉर्प्शन उतनी कम होगी इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और इस तरह रिवर्स है एंडोथर्मिक के लिए। इस तरह जितना प्रेशर आप ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो उतनी एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। इस तरह डिफरेंट मॉडल्स हैं एड्जॉर्प्शन एसोथर्म हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। इस तरह करेक्ट ऑप्शन इज़ D, ऑल दी फैक्टर जो है ना वो एड्जॉर्प्शन के इफ़ेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच द फॉलोइंग टैंडल इफेक्ट इज़ नॉट एब्जॉर्ब।
देखें टाइडाल इफ़ेक्ट जो होता है ये जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि उनके जो सल्यूट के मालिक्यूल्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं वो विजिबल भी नहीं होते। तो गोल्ड सोल्यूशन, दिस इज़ दी जो है ना ये कोलाइडल सोल्यूशन है गोल्ड सोल्यूशन, तो इसमें भी टाइडाल इफ़ेक्ट देखा जा सकता है। इस तरह इमल्जन्स में भी टाइडाल इफ़ेक्ट देखा जा सकता है। सस्पेंशन तो वैसे ही इसमें टाइडाल इफ़ेक्ट एब्जॉर्ब होता है। तो शुगर सोल्यूशन जो है दिस इज़ दी ट्रू सोल्यूशन, ये क्या है, ये ट्रू सोल्यूशन है और इसमें टाइडाल इफ़ेक्ट नहीं देखा जा सकता। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, 1 mole ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड ऑन रिएक्शन विद एन एक्सेस ऑफ वाटर। जब मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 जब एक्सेस ऑफ वाटर के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो इसके रिज़ल्ट में हमें जो कंपाउंड मिलता है वो मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और साथ अमोनिया गैस जो है ना वो इमिट होती है। अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ इसके 3 मोल्स हैंगे और अमोनिया के जो है ना वो 2 मोल्स अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ सी कि 2 मोल्स ऑफ अमोनिया जो हैं वो फॉर्मेशन होती है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट स्टेबल। तो डेफिनेटली ए जो है ये मोस्ट स्टेबल है बिकॉज HF जो है इसमें स्ट्रॉन्ग जो है ना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है HF के बीच में, तो ये क्या है, दिस इज़ दी मोस्ट स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, इफ़ 1000 cc, यहाँ आप कह लें कि 1 लीटर कह लें ऑफ एयर इज़ पास्ड अगेन एंड अगेन ओवर हीटेड कॉपर एंड मैग्नीशियम टिल द रिडक्शन इन द वॉल्यूम स्टॉप्स, द वॉल्यूम फाइनली obtained वुड बी। तो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, देखें इस केस में जो एयर रिएक्ट करती है कॉपर के साथ या मैग्नीशियम के साथ, तो वो कौन सी एयर हो सकती है, या ऑक्सीजन हो सकती है या नाइट्रोजन हो सकती है। उसमें अगर हम एयर की कंपोजिशन देखें तो नोबल गैसेज भी हैं, लेकिन नोबल गैसेज तो इनके साथ रिएक्ट ही नहीं करती, तो इसलिए इसकी स्पेशली हमें परसेंटेज देखनी होगी कि नोबल गैस की परसेंटेज टोटल है 1% जो है वो टोटल एयर का नोबल गैस होती है ऑलमोस्ट, और उसमें से जो रिमेनिंग है आप कह लें कि 99% जो है ना वो एयर कंसीडर हम करते हैं, और उसमें से ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस है जो डिफरेंट मेटल के साथ मैग्नीशियम के साथ या कॉपर के साथ रिएक्ट कर सकती हैं ड्यू टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसी तरह हम बात करें कि अगर हम इसको कंपैरिजन लें कि 1000 लीटर में से जो है ना ओनली 10 ml जो है ना वो क्या है, वो 10 ml जो है वो नोबल गैस का वॉल्यूम होगा, यानी कि जो टोटल वॉल्यूम हम कह रहे हैं कि 1 लीटर है एयर का, तो उसमें से जो 10 ml है अकॉर्डिंग टू दी 1% 10 ml बनता है 1000 में से, तो ये नोबल गैस है। और इसी तरह जो 99 यानी कि 990 जो है वो ml ऑफ एयर है जो रिएक्ट करती है। सो इसका मतलब जो रिमेनिंग वॉल्यूम है जो रिएक्ट नहीं करता वो ओनली क्या है, 10 ml है। कितना है, 10 cc है। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू द फास्फोरस एटम इन द हेपोफास्फोरस एसिड, कि वो कहता है कि अगर हेपोफास्फोरस एसिड है उसमें फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन के कितने एटम अटैच हैं। तो हेपोफास्फोरस की बात कर लेते हैं, लाइक H3PO2, दिस इज़ दी हेपोफास्फोरस एसिड। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करवाएं तो हेपो में जो फास्फोरस सेंट्रल एटम होता है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं, P ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा और इसके साथ साथ एक हाइड्रोजन एटम इस तरह अटैच है और दूसरा भी और एक OH अटैच है। तो इसका मतलब है दिस इज़ दी फास्फोरस एसिड, हेपोफास्फोरस एसिड, और जो फास्फोरस है वो 2 हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच है, दिस इज़ दी 1 एंड दिस इज़ दी 2nd। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, 2 जो है ना वो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन्स आर अटैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ओर कंटेन बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कौन सा ऐसा ओर है जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दोनों इसमें एटम्स मौजूद होते हैं। तो डेफिनेटली डोलोमाइट है जो कि क्या है MgCO3.CaCO3 है, इसमें मैग्नीशियम भी है कैल्शियम भी है डोलोमाइट। इस तरह अगर हम बात करें कार्नालाइट की, तो कार्नालाइट में होता है KCl.MgCl2.6H2O, इसमें मैग्नीशियम तो है लेकिन कैल्शियम मौजूद नहीं है। इस तरह लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम है मैग्नीशियम नहीं है।
एप्सम साल्ट की बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O। इसमें मैग्नीशियम तो है लेकिन कैल्शियम नहीं है, तो सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए डोलोमाइट, जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बोथ आर प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ प्रेजेंट इन कार्नालाइट। कार्नालाइट में कौन सा एलिमेंट मौजूद है जो फ्लेम में अगर हम उसको जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाएं तो उसका कलर आता है, तो उस फ्लेम का कलर क्या होगा। तो ज़ाहिर बात है, अभी हमने कार्नालाइट का फार्मूला डिस्कस किया है। कार्नालाइट का फार्मूला होता है KCl.MgCl2.6H2O। इसमें 2 मेटल्स मौजूद हैं जो फ्लेम में कलर शो कर सकती हैं, मैग्नीशियम है और पोटाशियम है। मैग्नीशियम जनरली फ्लेम में कलर शो नहीं करती क्योंकि काफ़ी हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है इसको वेपोराइज करवाने के लिए या डिकम्पोज करवाने के लिए। तो पोटाशियम जो है ये फ्लेम में कलर देती है और इसका कलर होता है लाइलेलिक, इसका कलर होता है लाइलेलिक, पोटाशियम का कलर होगा लाइलेक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 14, ब्रॉस इज़ एन अलॉय ऑफ, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ब्रॉस कॉपर और जिंक का अलॉय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, जिंक ऑक्साइड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड से जिंक ऑक्साइड ऑब्टेन्ड होती है ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन। तो इसको हम देख लेते हैं। तो इस केस में जिंक ब्लेंड जो होता है इसको जिंक सल्फाइड कहा जाता है। जब हम इसकी क्या करवाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन करवाते हैं तो इसके रिज़ल्ट में हमें मिलती है जिंक ऑक्साइड मिलती है, साथ सल्फ़र डाई ऑक्साइड मिलती है। तो ये हमें मिलती है ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रोस्टिंग कहा जाता है, यानी कि इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जिंक की ऑक्सीडेशन होती है तो जिंक ऑक्साइड मिलता है, इसको रोस्टिंग कहा जाता है। यानी कि एक्सट्रैक्शन में बेसिकली 2 मेजर इसमें स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप जिसको रोस्टिंग कहा जाता है, इसमें ऑक्सीडेशन होती है। सेकंड स्टेप यही जिंक ऑक्साइड जो है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन के साथ रिएक्ट करके ये बना देगा, जिंक मेटल में कन्वर्ट कर देगा और साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। तो इस स्टेप को कहा जाता है दिस इज़ द सेकंड स्टेप, और यहाँ रिडक्शन हो रही है। तो फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ रोस्टिंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल मे बी हाइड्रोमेटलर्जिकल एक्सट्रैक्टिव मेथड बाय एम्प्लॉयड। कौन सी मेटल को हम हाइड्रोमेटलर्जी के ज़रिए हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कॉपर को हाइड्रोमेटलर्जी के ज़रिए एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप करना चाहें तो इसके अलावा गोल्ड को भी किया जा सकता है, सिल्वर को भी हाइड्रोमेटलर्जी के ज़रिए आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग और इज़ द बेस्ट कंसनट्रेटेड बाय द फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। तो कौन सा और है जो बाई फ्रॉथ फ्लोटेशन के ज़रिए हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो वो है गैलीना, लेड सल्फाइड, PbS, लेड सल्फाइड गैलीना, इसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर सम मेटल प्रेजेंट एज एन इम्प्योरिटी सेटल एज एन एनोड। तो जब हम कॉपर की एक्सट्रैक्शन करवाते हैं तो कुछ इम्प्योरिटी के तौर पे मेटल्स आती हैं, वो कौन सी होती हैं, वो सिल्वर एंड गोल्ड होती हैं। सिल्वर एंड गोल्ड एक्ट एज एन इम्प्योरिटी और वो एनोड के तौर पे बिहेव करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसीडर्ड एज एन ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है वो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड का क्या मतलब है कि जब कार्बन किसी मेटल के साथ, जब कार्बन मेटल का बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच होगा तो उसको ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो फेरोसिन की बात अगर हम देखें तो फेरोसिन के केस में इसकी कुछ स्ट्रक्चर इस तरह होती है। फेरोसिन के केस में आयरन अटैच होता है कार्बन के साथ डायरेक्टली, इस तरह ये सेम रिंग इस तरह भी होता है, ठीक है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फेरोसिन। तो फेरोसिन में आप देखें कि आयरन डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच है, तो इसका मतलब ये भी ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है। इस तरह सी पे आप चले जाएं, ग्रिग्नॉर रिएजेंट, तो वो आपको सिंपल ही है RMgX, मैग्नीशियम डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच है, ग्रिग्नॉर रिएजेंट। इस तरह जिस साल्ट पे चले जाएं तो जिस साल्ट के केस में भी कुछ ऐसा ही है कि इसमें जो है प्लाटीनियम एज ए सेंट्रल मेटल एटम है, क्लोरीन के साथ अटैच है, क्लोरीन के साथ अटैच है, और ये भी क्लोरीन के साथ इधर अटैच है, और यहाँ जो है ना ये जाके जो है ना वो अल्कीन पार्ट के साथ ये अटैच है, यानी कि अल्कीन के साथ अटैच है, तो कार्बन के साथ अटैच है मेटल। ये भी हमारे पास जो है वो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है।
अब सिस्प्लाटीन क्या है? सिस्प्लाटीन जो है ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। सिस्प्लाटीन दिस इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो दिस इज द सेंट्रल एटम प्लाटीनियम, इसकी एक साइड पे क्लोरीन है, इस तरह दूसरी साइड पे भी क्लोरीन है, लेकिन इसकी इस साइड पे दोनों जो है ना वो अमीन ग्रुप लगे हुए हैं, NH3 NH3। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल मेटल है वो किसी कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। सो दिस इज़ दी नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ये नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको कहा जाता है सिस्प्लाटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, ऑर्डर ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि जो डिसइंटीग्रेशन है, रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना है, ये फर्स्ट ऑर्डर जो है ना वो इसको शो करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, इन विच रेडिएशन मैस नंबर एंड एटॉमिक नंबर विल नॉट चेंज। किस रेडिएशन में मैस नंबर और एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता? बीटा में भी चेंज हो रहा होता है, क्योंकि बीटा की अगर आप स्ट्रक्चर ड्रा करें, इसकी सिंबल 0-1 चेंज हो रहा है एटॉमिक मैस, प्रोडक्ट में जाके एक नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। इस तरह अल्फ़ा की बात करें, हीलियम पार्टिकल हैं 4 2, ये भी इंक्रीज़ कर रहा है, जबकि गैमा के केस में दिस इज़ दी चार्ज लेस एंड मैस लेस पार्टिकल, तो इस केस में ना कोई मैस चेंज होता है ना ही एटॉमिक नंबर चेंज होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल की जो आयनाइजेशन पावर है वो सबसे ज़्यादा है। इसकी आयनाइजेशन पावर का अगर हम ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा इसकी है, फिर बीटा की है और फिर गैमा की है। अगर हम पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें तो ये डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, स्पीड पे, तो सबसे ज़्यादा गैमा की है, देन बीटा की है, और सबसे कम जो है वो क्या है? अल्फ़ा की है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए कि इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है अल्फ़ा पार्टिकल की वो बीटा से भी क्या होती है? लेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द कंपाउंड दैट डज नॉट गिव ब्लू कलर इन द लिजाइन टेस्ट। लिजाइन सोल्यूशन में कौन सा कंपाउंड जो है ना वो ब्लू कलर नहीं देता? इसकी हम बात कर लेते हैं। देखें एनिलीन। अच्छा, लिजाइन सोल्यूशन को समझ लें कि लिजाइन सोल्यूशन में क्या होता है, सोडियम के साथ इसकी जो बेसिक कंडीशन है लिजाइन टेस्ट की, बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम साइनाइड, यानी कि सोडियम का CN के साथ बॉन्ड बनना चाहिए लिजाइन सोल्यूशन में। तो कार्बन जिस कंपाउंड में मौजूद होगा वही बना सकता है ना सोडियम के साथ। एनिलीन की बात करें तो इसमें भी कार्बन मौजूद है। इस तरह ग्लाइसिन की अगर आप बात करें तो इसमें भी कार्बन मौजूद है, ये भी बना सकता है। यूरिया भी मौजूद है। लेकिन हाइड्रोजन के केस में अगर हम बात करें, इसकी स्ट्रक्चर है NH2NH2, इसके पास कोई कार्बन भी नहीं है। जब ये रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ तो ये सोडियम साइनाइड जो है इसकी फॉर्मेशन नहीं होगी, और लिजाइन सोल्यूशन इसका मतलब है कि ये ब्लू कलर नहीं देगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, हाइड्रोजन जो है ये लिजाइन सोल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर एस्टिमेटेड बाय। कार्बन और हाइड्रोजन की अगर आपने परसेंटेज देखनी है, जिस तरह कंबस्टन एनालिसिस हम पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में मौजूद है पंजाब टेक्स्ट बुक में, तो वहाँ आप क्या करते हैं, कंबस्टन एनालिसिस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन होती है, वाटर होती है, उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसकी फर्दर जो है ना उसका वेट करके वहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालते हैं। तो यही सेम मेथड है। तो ये KPK की जो टेक्स्ट बुक है उसमें मौजूद है। इसको कहा जाता है लाइबिग मेथड। ये न्यू नाम है, आप इसको ऐड भी कर सकते हैं अपनी बुक पे जाके। तो इस जो है ना वो कंबस्टन एनालिसिस को आप कह सकते हैं कि लाइबिग मेथड। तो ये लाइबिग मेथड जो है बेसिकली यूज़ होता है टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द कंपाउंड्स। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल फार्मूलाज गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, अ मिक्सचर ऑफ बेंजोइक एसिड एंड नेफ्थलीन। बेंजोइक एसिड और नेफ्थलीन का जो मिक्सचर है उसको हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। कैसे? बाय द हॉट वाटर। उसके लिए हमें हॉट वाटर रिक्वायर्ड होता है बाय द क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के लिए हॉट वाटर रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, यूजिंग विक्टर्स मेयर्स मेथड। विक्टर्स मेयर्स मेथड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 0.2 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिस्प्लेस्ड 56 ml ऑफ एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, द मॉलिक्यूलर वेट हम किस तरह इसका फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय द यूजिंग विक्टर्स मेयर्स मेथड। तो विक्टर्स मेयर्स मेथड कहता है बेसिकली ये यूज़ होता है टू मेजर द वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी मेजर करने के लिए ये यूज़ होता है। तो हम इससे मॉलिक्यूलर वेट किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? देखें, 1 मोल ऑफ जो कंपाउंड होता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड वो इक्वल होता है
22.4 लीटर के, जिसको मोलर वॉल्यूम हम कहते हैं। और अगर हम इसको ml में लें तो 22,400 जो है ना, ये क्या आएगा, इसका ml वॉल्यूम आएगा एट STP। अब हम बात कर लेते हैं मोल्स की। तो हमारे पास मोल्स होते हैं N = मैस ओवर मोलर मैस। हमने तो मालिकुलर वेट निकालना है, ठीक है, मैस फाइंड आउट करना है। तो इस केस में अगर हम बात करें मोलर मैस की, तो N की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 22,400। इस तरह मैस हमारे पास मौजूद है 0.2 ग्राम डिवाइडेड बाय M। वॉल्यूम भी हमारे पास आ चुका है, कितना है, वॉल्यूम हमारे पास आ चुका है 56 ml वॉल्यूम है। तो इसको हम यहाँ पुट भी कर सकते हैं 56। इसको आप कैलकुलेट करें तो मोलर वेट इसका आ जाता है 80 ग्राम। तो इस तरह इस मेथड के थ्रू आप जो है ना वो विक्टर्स बेयर्स मेथड के थ्रू आप उसका मालिकुलर वेट निकाल सकते हैं अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का। नेक्स्ट है 27 ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ N पेंटेन। अगर आप N पेंटेन की एक क्लोरीन अटैच करते हैं तो कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं। सबसे पहले N पेंटेन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ N पेंटेन। सिंपल मैंने बनाई है CH3 CH2 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 CH3। अब क्लोरीन को अटैच करें, एक तो इसकी बिल्कुल जो है ना वो जो साइड कार्बन है वहाँ पे क्लोरीन अटैच हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे क्लोरीन अटैच हो, एक पॉसिबिलिटी है 2 पोजीशन पे और एक पॉसिबिलिटी है 3 पोजीशन पे। तो इसकी 3 डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर बन सकती हैं, इनको कहा जाता है आइसोमर्स। तो ये 3 डिफरेंट आइसोमर्स पॉसिबल हैं इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। हाउ मैनी ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन 2,3 डायोल। ब्यूटेन 2,3 डायोल के लिए कितने जो है ना वो स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हैं। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं ब्यूटेन 2,3 डायोल। तो ये है CH3 CH CH CH3 एंड 2 पोजीशन पे OH ग्रुप है और इस तरह 2 पोजीशन पे भी OH ग्रुप है। देखें इस केस में अगर हम बात करें तो स्टीरियो आइसोमर्स दिस इज़ दी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। अगर हम यहाँ से इसको ब्रेकअप करते हैं तो दोनों पार्ट इक्वल हैं। एक तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ये भी कायरल सेंटर है, इस तरह ये भी कायरल सेंटर है। तो 2 कायरल सेंटर हैं, तो 2 कायरल सेंटर्स मौजूद हैं। सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है तो उस केस में इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर हैं। तो फॉर इवन हम इसके लिए शॉर्ट फार्मूला है फॉर इवन और सिमेट्रिक स्ट्रक्चर के लिए इसका फार्मूला हम यूज़ करते होते हैं 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2, 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। ये जो वैल्यू है 2 की पावर n माइनस 1 ये देती है, हमारे पास होती हैं ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स होते हैं, और ये जो होते हैं ये ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर्स होते हैं। तो ऑप्टिकल इनएक्टिव जो आइसोमर्स हैं इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 की पावर n की वैल्यू 2 सेंटर है, 2 माइनस 1, 2 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्ट्रक्चर में जो हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स पॉसिबल हैं वो 2 हैं। तो ये शॉर्ट फार्मूले से हम डिफरेंट कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन बाय 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करें तो सेम CH3, इस तरह ये CH क्लोरीन अटैच होता है, CH क्लोरीन अटैच है और ये CH3 है। दिस कंपाउंड इज़ दी ऑप्टिकली एक्टिव। इसके पास कायरल सेंटर मौजूद हैं और ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। अमॉन्ग दी एलिमेंट्स गिवन बिलो द वन विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा होती है अल्कली मेटल्स की, और सीजियम वो भी अल्कली मेटल की बिल्कुल बॉटम पे है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो करेक्टर होता है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता जाता है। तो मैक्सिमम पीरियोडिक टेबल में सबसे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करेक्टर है वो सीजियम के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। सैचुरेटेड हाइड्राइड्स ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन के जो सैचुरेटेड हाइड्राइड्स हैं यानी कि सिलिकॉन हाइड्रोजन अटैच, इस तरह अगर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें इसकी, इस केस में सिलिकॉन के केस में तो इस तरह इसकी आ जाती है स्ट्रक्चर
सिलिकॉन अटैच होता है, हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, तो इसको कहा जाता है सिलिकीन्स। क्या कहा जाता है? सॉरी, सिलेन्स इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो सबसे बड़ा ओर है वो है बॉक्साइट। बहुत ही फेमस जो है ना वो MCQ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन NaCl इज डिजॉल्व इन द वाटर सोडियम आयन इज। जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इसमें सोडियम आयन जो होते हैं वो हाइड्रेटेड हो जाते हैं, यानी कि वाटर के मालिक्यूल के से घिर जाते हैं, यानी कि सोडियम आयन का एक मालिक्यूल वाटर के साथ सराउंड कर गया, इसी तरह ये वाटर के साथ सराउंड कर गया, इसी तरह ये वाटर के साथ सराउंड कर गया। तो इस सिचुएशन को कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है कि हाइड्रेटेड हो चुके हैं, सराउंडेड हो चुके हैं बाय द वाटर मालिक्यूल सोडियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिगेंड एंड पॉजिटिवली चार्ज। किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, वो एक्ट एज ए लिगेंड भी है। तो इसमें अमोनियम देखें तो ये भी क्या है, ये एक्ट एज ए लिगेंड, यानी कि ये लिगेंड एक्ट नहीं करता, ठीक है। इस तरह सोडियम आयन, इसके ऊपर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी एक्ट नहीं करता। एसोथियासिनेट आयन, ये भी लिगेंड जो है ना वो एक्ट नहीं करता, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, इस तरह हाइड्रोजीनियम आयन की अगर हम बात करें तो इसकी कुछ इस तरह स्ट्रक्चर NH2, इसी तरह NH3 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके ऊपर लोन पेयर भी होता है। इस तरह इस नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, एक्ट एज अ लिगेंड, लिगेंड भी बिहेव करते हैं और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है। तो हाइड्रोजीनियम आयन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी का क्या सोर्स है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज़ द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 36, नेगेटिव वैल्यू फॉर द पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन की अगर नेगेटिव वैल्यू होती है तो वो क्या इंडिकेट करती है? देखें, पैकिंग फैक्टर की जितनी वैल्यू ग्रेटर होगी, मीन पॉजिटिव होगी, इट मीन कि वो रेडियो एक्टिव है, यानी कि वो अपनी यानी कि एनर्जी रिलीज़ करता रहेगा, वो अनस्टेबल होगा। तो जितनी पैकिंग फैक्टर की वैल्यू नेगेटिव होगी, इट मीन कि वो उसकी उतनी ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन नहीं होती और वो उतना ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन ओनली वन नाइट्रोजन एटम। यानी कि अगर ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास एक नाइट्रोजन एटम हो तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो सकता है? देखिए, सिंपल इसमें यूज़ होता है, ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री में आपने देखा होगा, नाइट्रोजन रूल यूज़ होता है एक, और नाइट्रोजन रूल कहता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में सिंगल नाइट्रोजन होगा तो उसका जो मोलर मास होगा वो कभी भी इवन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ऑड होगा। तो ये एक सिंपल ट्रिक है, आप देख भी सकते हैं कि ऐसा कंपाउंड जिसमें सिंगल नाइट्रोजन होगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा, वो ऑड होगा, कभी भी इवन नहीं होगा। इवन है ये भी नहीं हो सकता, इवन है ये भी नहीं हो सकता, इवन है ये भी नहीं हो सकता। दिस इज़ द ऑड एटॉमिक वेट, और ये इसका एटॉमिक वेट होगा। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इज़ फाउंड। किस में? डायमंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, सारे के सारे सिंगली होते हैं। और इस तरह इथेन में देखें तो यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। इस तरह बेंजीन में देखें तो ये sp2 होती है, sp2 इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम होती है। और फिर एस्टिलीन की अगर हम बात करें तो Hc ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड होता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट टाटोमेरिज्म। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो टाटोमेरिज्म शो करता है? तो देखें, एथेनॉल भी शो नहीं करता, क्लोरोइथेन भी शो नहीं करता, इथॉक्सी इथेन भी शो नहीं करता। हाँ, नाइट्रोइथेन शो करती है। वो कैसे शो करती है उसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 CH2, ये नाइट्रो ग्रुप को मैं ओपन करके लिखता हूँ, दिस इज़ दी नाइट्रोइथेन। तो ये क्या करती है, इसकी शिफ्टिंग होती है और ये कन्वर्ट हो जाती है CH3 CH डबल बॉन्ड N, एंड दिस इज़ दी OH एंड दिस इज़ दी ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये बॉन्ड जो होता है ना, वो क्या करता है, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरह ये एक क्या है, टाटोमेरिक
टाटोमर्स हैं और टाटोमरिज्म ये शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट एज डायोस्टीरियोमर्स, इनमें से कौन सा जो है ना वो डायोस्टीरियोमर्स एग्जिस्ट करते हैं। 1-ब्यूटीन की बात करें तो ये एक तो ये कायरल सेंटर भी इसके पास मौजूद नहीं है, और इसी तरह अगर हम बात करें इथेन की तो इसमें भी तो वैसे भी नहीं है कायरल सेंटर। और लैक्टिक एसिड जो है ना वो क्या है, ये लैक्टिक एसिड की अगर हम बात कर लेते हैं, इसको हम अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो लैक्टिक एसिड जो है ये इनैंशोमर है, यानी कि इसका मिरर इमेज भी होता है, लेकिन इसका जो इमेज होता है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। तो लैक्टिक एसिड इज़ दी इनैंशोमर, क्या है, इनैंशोमर होता है। इस तरह 2-ब्यूटीन जो है ये क्या होती है, इसके पास कायरल सेंटर मौजूद होता है, मिरर इमेज भी होता है, और इसके अलावा ये क्या होता है, ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है। इसका क्या होता है, सुपर इम्पोजेबल। फॉर एग्जांपल CH3, इसके अलावा C डबल बॉन्ड CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये देखें इसके पास कायरल सेंटर तो मौजूद है डबल बॉन्ड की फॉर्म में, ठीक है, स्टीरियो सेंटर मौजूद है, लेकिन इसकी अगर हम डिवाइड करें तो दोनों जो है ना वो इक्वल पार्ट हैं। अगर हम इन दोनों पार्ट्स को देखें, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज भी हैं, और इसके अलावा ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देते हैं, तो जिसकी वजह से ये क्या हैं, डायोस्टीरियोमर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। इस केस में अगर हम बात करें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, अगर ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म मौजूद है तो ये फ्यूमेरिक एसिड कहलाती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूमेरिक एसिड, इसको हम कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। इसी तरह अगर सिस फॉर्म है, C डबल बॉन्ड C, दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप एक साइड पे मौजूद हैं, ठीक है, तो इसको कहा जाता है मैलिक एसिड। क्या कहा जाता है, मैलिक एसिड। तो ये कौन सी फॉर्म है, दिस इज द सिस फॉर्म, दिस इज द ट्रांसफॉर्म। ये दोनों क्या हैं, सिस और ट्रांसफॉर्म को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, कीचेन इज एनहेक्सेन। तो ये जो कीचेन की स्ट्रक्चर होती है, इसमें कार्बन के 16 जो है ना वो एटम्स मौजूद होते हैं, इसको कहते हैं एनहेक्साडीकेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, बेंजीन ऑन ओजोनोलाइसिस, ये भी बड़ा ही फेमस रिएक्शन है। बेंजीन की जब ओजोनोलाइसिस होती है तो हमें ग्लाइऑक्सल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बायोपोलीमर, कौन सा बायोपोलीमर नहीं है। स्टार्च भी पॉलीमर है और बायोपोलीमर है, प्रोटीन भी बायोपोलीमर है, न्यूक्लिक एसिड बायोपोलीमर है। सक्रोज जो है ये जो है ना ये पॉलीमर नहीं है, बेसिकली सक्रोज इज़ नॉट दी पॉलीमर, सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सियानोफॉर्म इज़ एसिड देन दी क्लोरोफॉर्म, स्ट्रॉन्गर है, वीकर है, न्यूट्रल है, या बोथ एसिड एंड बेसिक है। तो सियानोफॉर्म बेसिकली दिस इज दी स्ट्रॉन्गर एसिड देन दी क्लोरोफॉर्म, बिकॉज इसके पास जो साइनाइड ग्रुप है दिस इज दी मोर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। ये क्या है, इस ये इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू दी क्लोरीन, जिसकी वजह से जो है ना वो ये मोर स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो ये थी जी आज की हमारी डिस्कशन जो 2021 में जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक कमीशन का लेक्चर केमिस्ट्री का पेपर हुआ। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, इंफॉर्मेटिव भी हैं, टिपिकल भी हैं, तो इसको अच्छे तरीके से देखिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए जिसमें हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे डिफरेंट पेपर्स की, पंजाब पब्लिक कमीशन की। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।